नमस्कार दोस्तों, बी आर नॉलेज में स्वागत है आपका। मध्यकाल भारत में हमारा गुलाम वंश कंप्लीट हो चुका था। खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियानों में हमने गुजरात विजय अभियान व रणथंभौर विजय अभियान पर बात की थी। इतिहास का पहला जौहर होने के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर जीतते हैं। उलुग खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली आ जाते हैं। अब रणथंभौर के बाद अगला इनका जो अभियान होता है वो होता है मेवाड़ विजय अभियान। ये 1303 में करते हैं। मेवाड़ जो है वो हमेशा से ही दिल्ली की सत्ता को चुनौती देता रहा है, चाहे वो रावल रतन सिंह हो या इनके बाद राणा सांगा हो या कोई और। इस समय 1303 में मेवाड़ के राजा कौन होते हैं? रावल रतन सिंह। ये गुहिलोत वंश के होते हैं। गुहिलोत वंश के राजपूत शासक होते हैं। इनकी पत्नी जो होती है उनका नाम होता है पद्मिनी, रानी पद्मिनी, पद्मावती। पद्मावती का शाब्दिक अर्थ होता है कमल के समान। तो राजा रतन सिंह की सेना किसके नेतृत्व में युद्ध करती है? गोरा व बादल के नेतृत्व में। कौन थे ये? राजा रतन सिंह के सेनापति होते हैं। बादल जो होता है वो रानी पद्मिनी का चचेरा भाई होता है और गोरा पद्मिनी का चाचा होता है। अब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण क्यों करते हैं? चित्तौड़ पर आक्रमण करने के इनके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। पहला कारण जो है वो है चित्तौड़ उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था तथा चित्तौड़ का किला भी सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। और दूसरा बताया जाता है चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मिनी। बताया जाता है कि रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदर थी, अत्यंत रूपवान थी। अलाउद्दीन उसे प्राप्त करना चाहते थे। यह किसके अनुसार बताया जाता है? पद्मावत के अनुसार। पद्मावत किसने लिखी थी? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, जो कि चित्तौड़ युद्ध 1303 से 200 साल बाद लिखी गई है। तो कितना ठीक है कितना नहीं बता पाना थोड़ा मुश्किल है। अब पद्मावत के अनुसार क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी किले का घेरा डालकर बैठ जाते हैं और कुछ महीनों तक इनका संघर्ष चलता है, लेकिन ये किले में प्रवेश करने में नाकाम रहते हैं। उधर मंगोल आक्रमणकारियों की सेना दिल्ली की तरफ कूच कर रही थी। अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने दोनों तरफ से विकट परिस्थिति खड़ी हो जाती है। वह छल का प्रयोग करते हैं और रावल रतन सिंह के पास संदेश भिजवाते हैं कि वो केवल एक बार रानी पद्मिनी को देखना चाहते हैं। रावल रतन सिंह उनकी यह शर्त मान जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ किले के अंदर आते हैं। वह अलाउद्दीन खिलजी को दर्पण में रानी का प्रतिबिंब दिखाया जाता है। अब राजपूतों की यह परंपरा थी कि घर आए मेहमान को द्वार तक छोड़ने जाते थे। राजा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को मुख्य द्वार तक छोड़ने जाते हैं और यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी व उसकी सेना के सैनिक राजा रतन सिंह का अपहरण कर लेते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य कैंप में उसे ले जाया जाता है। अब शर्त यह रखी जाती है कि रानी पद्मिनी को सौंपने पर ही राजा रतन सिंह को मुक्त किया जाएगा। रानी पद्मिनी, गोरा व बादल षड्यंत्र रचते हैं और अलाउद्दीन को संदेश देते हैं कि रानी पद्मिनी अकेली नहीं आएगी, उसके साथ पालकियों में उसकी 1600 राजपूत रानियां भी आएंगी। अलाउद्दीन खिलजी शर्त मान लेता है और अब पालकियां तैयार की जाती है, जिसमें स्त्री वेश में पद्मिनी व उसकी अन्य राजपूत साथियों की जगह वीर राजपूत होते हैं। वीर राजपूत सैनिक होते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में पहुंचते ही कोहराम मचा देते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना व राजपूतों की सेना में युद्ध होता है। रावल रतन सिंह युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त करते हैं। गोरा, बादल व अन्य राजपूत केसरिया करते हैं और रानी पद्मिनी अपनी अन्य राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लेती है। अब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले में पहुंचते हैं व रानी पद्मिनी के जौहर के बारे में पता चलता है तो आग बबूला हो जाते हैं और हिंदुओं मतलब राजपूतों के कत्लेआम की आज्ञा देते हैं। कहा जाता है कि उसने 30,000 राजपूतों की हत्या करवा दी।
ये थी पद्मावत की कहानी जो 200 साल बाद मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई थी। अब खजाइन उल फुतू की बात की जाए, जिसे तारीख ए अलाई के नाम से भी जाना जाता है, जो अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे और उनके दरबार में कवि भी थे। इन्होंने अपनी कथा में कहीं भी पद्मावती का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने लिखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू जनता के, हिंदू आम जनता के कत्लेआम की आज्ञा दी थी और लिखते हैं कि चित्तौड़ का युद्ध होता है, अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है, राजा रतन सिंह युद्ध करते हुए मारे जाते हैं और रानी पद्मिनी जौहर कर लेती है। इन्होंने कहीं भी अलाउद्दीन खिलजी के पद्मिनी वाले किस्से की बात नहीं की और ना ही रानी पद्मिनी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण बताते हैं। इसी समय चित्तौड़ में प्रथम साका हुआ था। चित्तौड़ में कुल 3 साके हुए थे। प्रथम 1303 में इसी युद्ध के समय हुआ और बाकी 2 15वीं शताब्दी में हुए थे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। दूसरा 1523-24 व तीसरा 1556-57 में हुआ था। दरअसल केसरिया व जौहर राजस्थान की एक परंपरा हुआ करती थी राजपूताने में, जो साका का हिस्सा होती थी। जब ये दोनों होते थे तो साका कहा जाता था। अगर इनमें से कोई एक होता था तो उसे अर्धसाका कहते थे। पिछले वीडियो में भी हमने जौहर, केसरिया व साका के बारे में बताया था। जब युद्ध हारने की संभावना बढ़ती दिखती थी तो सभी राजपूत वीर योद्धा केसरिया धारण करके युद्ध के मैदान में कूद पड़ते थे और जब राजपूत योद्धा केसरिया करता था तो उनके पास 2 ही विकल्प होते थे, 2 ही रास्ते होते थे। या तो जंग को जीतकर वापिस आना था या युद्ध करते हुए मारे जाना। जैसे ही यह सूचना किले में पहुंचती थी कि राजपूत योद्धाओं ने केसरिया कर लिया है तो रानियां और राजपूत स्त्रियां 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाती थी, कुलदेवी की पूजा करती थी। 16 श्रृंगार के बाद उनके पास 2 ही रास्ते होते थे, या तो जीतकर वापस आए राजा व राजपूत योद्धाओं का स्वागत करना, आरती उतारना, और अगर वे युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त होते हैं तो खुद को अग्नि कुंड में अग्नि के हवाले कर देती थी। इसे जौहर कहते थे। तो इस प्रकार 1303 में चित्तौड़ का प्रथम साका होता है और अब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का सूबेदार नियुक्त करता है और चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर देते हैं। लेकिन खिज्र खां को वहां के राजा राणा रतन सिंह के रिश्तेदार व राजपूत बहुत परेशान करते हैं, जिनमें से राणा हमीरदेव प्रमुख होते हैं। कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी खिज्र खां को हटाकर वहां पर अपना एक राजपूत विश्वसनीय मालदेव को नियुक्त करते हैं। लेकिन मेवाड़ ज्यादा समय तक पराधीनता स्वीकार करने वाला नहीं होता है और राणा हमीरदेव दोबारा से मेवाड़ को स्वतंत्र करवा लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय के बाद अगला जो इनका उत्तरी भारत अभियान होता है वो होता है मालवा, व उसके बाद हमारा इनका मारवाड़ बचा है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।